दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट का आज ये तीसरा वीडियो एपिसोड है। अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज तीसरे वीडियो का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कुल 60 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें पहला प्रश्न है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों, हेडलाइट और हजामत बनाने में, उसके बाद सोलर कुकर में ये जो है अवतल दर्पण का यूज होता है, जबकि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3 है, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर होगा। तो दोस्तों, यदि आपने ओम के नियम पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ओम के नियम में V बराबर IR होता है। तो हमें विभवांतर निकालना है, यानी कि वोल्ट निकालना है। तो V बराबर IR, I हो गया मेरा 2 एम्पियर और R हो गया मेरा 5 ओम। तो 5 गुने 10 यानी कि 5 गुने 2 यानी कि 10 वोल्ट मेरा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? तो दोस्तों, कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और कार्य एवं ऊर्जा का CGS में अर्ग होता है। तो दोस्तों, जूल प्रति सेकेंड, वाट और अश्वशक्ति, ये तीनों शक्ति का SI मात्रक होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण होता है? तो दोस्तों, वो तना है नागफनी, जिसका मुख्य कार्य है खाद्य का संश्लेषण, जबकि आलू, प्याज, अदरक ये तीनों तने का रूपांतरण है। आलू कंद का रूपांतरण है, जबकि प्याज शलकंद का रूपांतरण है तने का। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन और गैमीट की शुद्धता का नियम ये डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। जबकि लेमार्कवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था, जिन्होंने फिलोसॉफिकल जूलॉजिक पुस्तक लिखा था। और जबकि आनुवांशिकता के पिता के रूप में ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिन्होंने आनुवांशिकता संबंधी कार्य के लिए मटर पौधे का चयन किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम है? दोस्तों, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो ये ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये भारी जल जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में एक होता है। 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जबकि
जल का अनुभार होता है सामान्य जल का H2O का 18 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अनुभार होता है 20। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 यानी CaSO4 गुने इंटू 2H2O। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जब जिप्सम को यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त होता है, जिनका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10 है, ओजोन प्रभावित करता है। तो दोस्तों ओजोन गैस के कारण ही चांदी और पारे पे काले लेप यानी कि काले परत जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। 11 नंबर के प्रश्न है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, जबकि इनकी शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। तो दोस्तों शिवाजी का शादी जो हुआ था 13 वर्ष की अवस्था में 1640 ईस्वी में साईं बाई निम्बालकर के साथ हुआ था और शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था यानी कि 1664 और 1670 ईस्वी में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक अपने राजधानी रायगढ़ में किया था यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इन्होंने अपना राजधानी 1674 ईस्वी में राजधानी में ही अपना जो है इन्होंने राज्याभिषेक किया था। वो पंडित था श्री गंगा भट्ट और जिनकी मृत्यु यानी शिवाजी की मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुआ था 53 वर्ष की अवस्था में। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में कहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय जो अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है, जबकि IMF का स्थापना सन 1945 में हुआ था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 13 है, सफ़ेद कुमुदिनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? यानी कि सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों सफ़ेद लिली इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। नवरत्नों का संबंध किससे है? दोस्तों नवरत्न का संबंध जो है ये एक तो मध्यकालीन शासक मुगलकालीन शासक अकबर से भी है और एक गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के पपड़ी में यानी परत में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन और दूसरे मात्रा में सिलिकॉन और तीसरे मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा ए में सिलिकॉन है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो दोस्तों भारत में काली मिट्टी का जो है विस्तार वो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है। काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। तो काली मिट्टी जो है ये चेरनोजेम श्रेणी यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, इस श्रेणी में रखा जाता है। ये रूसी शब्द है जिनका अर्थ होता है काली मिट्टी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 है, पृथ्वी किस
तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो उस घटना को अपसौर कहा जाता है। यानी पृथ्वी सूर्य के जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है और ऐसी घटना 4 जुलाई को होता है। जबकि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उस घटना को उपसौर कहा जाता है और उपसौर की घटना 3 जनवरी की होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ वर्ष हो जाता है। जबकि जब सूर्य और पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को, तो वह दूरी जो है 15.20 करोड़ वर्ष हो जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? यानी टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश में बर्फ़ रहते हैं जमे हुए, तो वहाँ पे कृषि, व्यापार और पशुपालन बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी वहाँ केवल व केवल शिकार हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो दोस्तों, नए खोज के अनुसार बृहस्पति के कुल 12 उपग्रह खोजे हुए, पहले 67 थे, तो बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हो गए। शनि के पहले 62 उपग्रह थे, फिर 20 उपग्रह का नए उपग्रह का खोज हुआ, यानी शनि का कुल उपग्रह 82 हो गया, 82। जबकि बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और अरुण ग्रह को 27 उपग्रह हैं। यानी यहाँ पे सर्वाधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि, जिनको 82 यानी कि 82 उपग्रह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 20 है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो दोस्तों, मराठों के काल में जो है ये शिवाजी ने चौथ एक कर लगाया था, जो कि उपज का 1/4 भाग था। यानी कि ये एक कर था, ये अपने पड़ोसी राज्य पर लगाते थे जहाँ पे ये आक्रमण नहीं करते थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 21 है, बेलेजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए। दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली के समय में सबसे प्रसिद्ध घटना है टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सन 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था बेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और वो मारा गया। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो दोस्तों, नरमपंथियों की जो मांग थी वो कुछ अयोग्यताओं को हटाना, ये मांग थी। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, प्रशासन में भारतीयों की और अधिक सहभागिता, ये भी सही है। भारतीयों के लिए और अधिक रोजगार, ये भी सही है। भारत की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल नहीं था। यानी कि मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीयों की स्वतंत्रता ये इनका उद्देश्य नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 23 है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया, यानी कम्युनल अवार्ड दिया? तो दोस्तों, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड हैं। सन 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे, जबकि महात्मा गांधी सन 1931 ईस्वी में यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था, और वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए। आज के चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 24 है, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को भारत के संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अमुख यानी कि प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? यानी कहा गया है कि संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं उल्लिखित है, लिखा गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बात सही है। बी में चलते हैं, विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास व पूजा की स्वतंत्रता। दोस्तों, ये बात भी प्रस्तावना में उल्लेखित है। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन में, समाज में स्थान व अवसर की समानता। तो दोस्तों, ये भी इनमें था। अगले ऑप्शन है, तीनों सूचियों का समावेशन, संज्ञा सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों, ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो दोस्तों, भारत का जो है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो चलते हैं ऑप्शन में। ए में है, जब राष्ट्रपति बीमार या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। चलते हैं ऑप्शन बी में, जब राष्ट्रपति पद खाली हो जाए। दोस्तों, ये बात भी सही है, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, या जब राष्ट्रपति बीमार हो, या वो कार्य करने में असमर्थ हो, यानी कि ये दोनों स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है जिसमें करदाता को स्वयं उस कर को अदा करना पड़ता है, तो ये हो प्रत्यक्ष कर होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु कर और मतदान कर। ये इसमें जो है करदाता स्वयं अपने से अदा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 29 है, वे सभी चीज़ें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उसकी परिसंपत्तियां कहलाती है। तो दोस्तों, वे सभी चीज़ें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, तो वे हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न में। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो दोस्तों, महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है। तो दोस्तों,
पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी गहरी घाटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो कहलाती है कैन्योन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? तो दोस्तों, भारत में आने से पहले आर्य पंजाब, अफगानिस्तान यानी कि मध्य एशिया में रहते थे, जैसे ऑप्शन में दिया है कैस्पियन सागर के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष को और एवं इनके सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है, जबकि संस्कृत व्याकरण के लेखक पाणिनि थे। कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र का रचना किया, जो 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 35 नंबर में है, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो दोस्तों, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक के सिद्धांत श्री शंकराचार्य थे, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुज थे, जबकि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसका भार 0.6 ग्राम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 केजी होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1789 ईस्वी में हुई थी। चलते अगले प्रश्न में। 39 में, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। चलते हैं अगले प्रश्न में। आगामी ओलंपिक यानी ओलंपिक 2016 किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 2 पदक जीते थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल। जबकि आगामी ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में होगा और सन 2024 के ओलंपिक जो है वो पेरिस फ्रांस में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? दोस्तों, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार बनाने वाले थे पुर्तगाल, जिन्होंने सर्वप्रथम आया था। जबकि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, जबकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में।
जबकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1731 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमिया के युद्ध से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो आपको कल बताया गया था, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 या 12,714 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का अंतर 42 या 43 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया था। इनके लिए हंटर कमेटी का आयोजन किया गया था, जिनमें जनरल ओ डायर को निर्दोष पाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिनमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। ये युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। उसके बाद बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। यानी पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध और घाघरा के युद्ध, ये चारों युद्ध बाबर ने ही जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से संरचना है CN टावर। जबकि आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, भारत में ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। वो जो है उनकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, जबकि मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। चलते अगले प्रश्न में। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? दोस्तों बांग्लादेश का सृजन भारत पाक का दूसरा युद्ध सन 1971 ईस्वी में हुआ, जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे, यानी पाकिस्तान के ही पूर्वी हिस्से में थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। मानसून का कारण है? तो दोस्तों मानसून का जो है कारण वो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है, यानी हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण ही मानसून आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। फैजी निम्नलिखित में से किनके दरबार में रहते थे? दोस्तों फैजी जो थे ये प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, ये अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में फैजी, वीर सिंह बुंदेला, टोडरमल, बीरबल यानी इत्यादि जैसे नवरत्न रहते थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 51 है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? यानी कोई भी विधि का प्रश्न होगा तो सर्वोच्च न्यायालय से वो कौन सा व्यक्ति जो है परामर्श ले सकता है? दोस्तों आर्टिकल्स
143 यानी अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति विधि के किसी भी प्रश्न के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और वो सर्वोच्च न्यायालय इस विधि के लिए परामर्श देते हैं और मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर पड़ता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो साथियों, सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में पड़ता है, यानी कि ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर सन 1526 ईस्वी में मुगल वंश के स्थापना किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों, कालाहारी मरुस्थल ये रेगिस्तान जो है दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 55 है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची एक बौद्ध स्तूप है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बौद्ध, यानी बौद्ध की ये जो है स्तूप है सांची, रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न यानी दोपहर का 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? यदि ग्रीनविच में 12 बजा हो तो दोस्तों, ग्रीनविच 0 डिग्री मानते हैं और ग्रीनविच से हम पूर्वी देशांतर यानी कि पूरब की ओर जितना जाएंगे 1 डिग्री अगर बढ़ेंगे तो मेरा जो है 4 मिनट का अंतर होगा। तो दोस्तों, यदि हम 50 डिग्री पूर्व की ओर चलेंगे तो हमें जो है समय में कुल 3.20 का अंतर होगा, इतना घंटा का अंतर। तो यहाँ पे जो है हम 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मेरा समय हो जाएगा 12 से 3 आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3:20, यानी कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पे 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट का समय बढ़ता है और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर आने पे 1 मिनट आने पे 4 मिनट घटता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। साइना नेहवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर ये चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा सागर चंबल नदी पर स्थित ये राजस्थान में जलाशय है, जबकि गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित ही ये मध्य प्रदेश में जलाशय है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सबसे लवणीय सागर है? तो दोस्तों, सबसे लवणीय सागर, दुनिया में सबसे लवणीय सागर तुर्की का बान झील है, जिनकी लवणता 330% यानी 330% है, जबकि दूसरे स्थान पर आता है मृत सागर, जिसकी लवणता 238% है। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर होगा डी, यानी कि मृत सागर, जिनका लवणता 238% है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज के अंतिम सवाल है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो साथियों, 100 साल का युद्ध अंग्रेज
व फ्रांस के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज का ये मेरा तीसरा वीडियो एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और अपने साथियों को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।